तो आज मैं बात करूंगा, अगर आप एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कितनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज आपको एक आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में होनी चाहिए। और अपने ट्रेनिंग करियर में खुद भी मैंने ऐसा किया है और देखता आ रहा हूँ, और अभी भी अपने जिम में देखता हूँ कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सरसाइजेस को लेके बहुत ज्यादा गलत है कि मसल कैसे ग्रो होता है एक्सरसाइजेस के थ्रू। उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है मैक्सिमम लोगों को। और अगर आपका कोई पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड गोल है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपका एक मूवमेंट स्पेसिफिक गोल है कि आपको अपनी मूवमेंट परफॉर्म करनी है हैवी लिफ्ट के साथ। तो और मैं इसमें बात करूंगा बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने भी ये गलतियां सालों करी हैं। और लेकिन बात ये थी कि जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तब ऐसा कोई इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, ना ऐसी कोई जानकारी लोगों के पास थी। लोगों को ये तक नहीं पता होता था कि डाइट में प्रोटीन भी खाना होता है, प्रोटीन जैसी कोई चीज होती है। तो वो बहुत ही अलग टाइम था। बट अब जो दिक्कत है कि अब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना। और ये वाला जो सिनेरियो है एक्सरसाइज सिलेक्शन का कि कितनी एक्सरसाइज आपको लगानी है, ये तब से ही अब तक ऐसा ही चला आ रहा है कि लोगों को अभी तक भी क्लियरिटी नहीं है कि एक्सरसाइजेस का क्या गोल होता है, उन्हें कैसे उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू यही समझाना चाहूंगा, और आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप उनको नहीं समझेंगे सालों अपने खराब कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में करे। और जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने 2009 में जिम स्टार्ट करा था और तभी से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और 2015 से मैं सीरियसली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब सीरियसली का मतलब है कि डाइट को फॉलो करते हुए, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सिर्फ रैंडम एक्सरसाइज कर रहा था। और अब उसके बाद से, हालांकि उसके बाद भी मैं अभी तक सीख ही रहा हूँ, पर मैंने उसके बाद थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट करा। डाइट कैसे खाते हैं, प्रोटीन की नीड होती है, और मतलब स्लीप पे फोकस करना, बाकी सारी चीजों पे फोकस करना। तो ये 2015 से मैं कर रहा हूँ। तो लगभग मुझे 15-16 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए। तो मैं क्या करता था अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि हमारे वहाँ जिम में एक कॉपी रखी रहती थी और उसके अंदर जो भी एक्सरसाइजेज होती थी हर बॉडी पार्ट की लिखी होती थी। तो मैं जिसमें सबसे ज्यादा लिखी होती थी वही वाला उठा के फॉलो करने लगता था, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। और यही सेम सीन मैं अभी भी लोगों को करते हुए देखता हूँ। उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया, 90% लोग अभी भी वही सेम चीज करते हैं। और मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुद भी ये करता था। हालांकि मैं उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रोग्राम शब्द का मतलब ही अलग है। मैं उसे कोई भी रैंडम वर्कआउट कह सकता हूँ। ये समझने के लिए कि आपको कितनी एक्सरसाइजेस की नीड है, उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा मसल ग्रो कैसे होता है। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में ये बताया कि हमारे हर एक मसल का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे बाइसेप्स का फंक्शन है ये एल्बो को फ्लेक्स करना, या शोल्डर का काम है एडक्शन अबडक्शन करना। ऐसे ही सेम हम चेस्ट मसल का कुछ काम है, बैक का काम है, लेग्स का काम है। तो हर एक मसल का कुछ ना कुछ फंक्शन है बेसिक। अब हम उसी में जब रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं वेट के थ्रू, तो वो मसल मैकेनिकल टेंशन की वजह से और कुछ और स्पेसिफिक रीजन की वजह से धीरे धीरे करके ग्रो होने लगता है। कि मतलब हमने उसके बेसिक फंक्शन में कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, और वो स्ट्रेस उसे सिग्नल करता है कि आपको धीरे धीरे करके वो मसल ग्रो करनी पड़ेगी, यानी कि वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होने लगेगी। गलती यहाँ पे होती है कि मैं जैसे जिम में देखता हूँ और जो मैंने खुद भी किया कि एक जैसी मूवमेंट पैटर्न लोग करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो पहले इंक्लाइन बारबल पे भी कर रहे हैं, इंक्लाइन फिर डंबल पे भी कर रहे हैं, फिर इंक्लाइन की मशीन भी कर ली। और सेम वो ये सोचते हैं कि मैं अगर फ्लैट बेंच प्रेस लगाऊंगा तो अलग ग्रोथ है, फ्लैट डंबल प्रेस भी लगा लूं, और अगर कोई मशीन अच्छी है तो वो मशीन भी मैंने लगा ली। मैंने स्मिथ स्क्वाट भी लगा ली, मैंने बेल्ट स्क्वाट भी लगा ली, और मैंने हैक स्क्वाट भी लगा ली, मैं लेग प्रेस भी अपने शेड्यूल में ऐड कर लूं। और यही सब चलता रहता है। बाइसेप्स में बारबल कर्ल लगा ली, फिर सेम केबल कर्ल लगा ली, डंबल कर्ल भी लगा लिए, हैमर कर्ल लगा लिए। तो ये सेम सिनेरियो है लगभग हर एक जिम का। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो मिस्टर ओलंपियाज भी हैं उनसे लेके अब तक सभी लोगों के पास, अगर आप उनकी ट्रेनिंग वीडियोस देखेंगे तो लगभग लोग सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, पर सबकी बॉडी क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि लोगों को अभी ये नहीं पता है कि कितनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, कैसी रिकवरी होनी चाहिए, क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है, और उनका जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर हम सभी एक स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप देखेंगे कि कुछ लोग उसमें टॉपर होते हैं, कुछ लोग उसमें फेल कर जाते हैं, कुछ लोग उसमें एवरेज होते हैं। और वो सबके पास सेम बुक्स होती हैं, सेम टीचर उनको पढ़ा रहा होता है, क्या उनके रिजल्ट सेम होते हैं? तो बस यही फर्क है कि हमारी चीजों को समझ के अप्लाई करने में फर्क है, हमारी खुद की मेहनत में फर्क है। फर्क चीजों में नहीं है। क्योंकि मैंने भी थ्रू आउट अपनी जर्नी जो जो गलतियां थी उन्हें धीरे धीरे करके सुधारने की कोशिश करी है। किसी भी अगर अप्रोच को आप फॉलो करते हैं
तो उस पे कुछ टाइम भी दिया जाता है, ना कि उसे हर थोड़े-थोड़े दिनों में चेंज करता है। कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे वर्कआउट में हमें एक्चुअली नीडेड होती हैं, जैसे कि लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स कुछ ऐसी मूवमेंट है कि अगर हम कोई भी स्क्वाट वेरिएशन करते हैं या हम कोई भी अपने क्वाड का वेरिएशन करते हैं, तो हमारा जो हिप है वो फ्लेक्स हो जाता है और उसकी वजह से रेक्टस फेमोरिस जो मसल होता है क्वाड का, वो छोटा हो जाता है। तो हमें लेग एक्सटेंशन की नीड ही है कि हमें वो करनी ही पड़ेगी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ऐसी सेम लेग कर्ल या फिर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट या रोमेनियन डेडलिफ्ट, ये ऐसी मूवमेंट है कि हैमस्ट्रिंग के अलग-अलग हेड को एक्टिवेट करती हैं। तो हमें ये भी जरूरत है कि हम दोनों ही मूवमेंट को परफॉर्म करें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं जिनका मूवमेंट पाथ मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल सा है, अगर एग्जांपल से आप समझें कि मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ स्मिथ पे, फिर हैक स्क्वाट लगा रहा हूँ, लेग प्रेस भी लगा रहा हूँ, बेल्ट स्क्वाट भी लगा रहा हूँ, या फिर मैं बाइसेप्स की जो भी मूवमेंट है कि डंबल कर्ल लगाना है या बारबेल कर्ल लगाना या केबल कर्ल, ये लगभग सिमिलर मूवमेंट है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाने में। अब अगर कोई किसी कोच के अंडर गाइडेंस काम कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग उनको सेम ऐसी मूवमेंट करवा सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि आप खुद से अपनी कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इशू है वो कहाँ से निकल के आता है, एक्सरसाइजेस में लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो गलत क्यों हो जाता है। अगर हमने कहीं से सुना या हमने कोई रिसर्च के बारे में सुना या किसी यूट्यूबर से सुना या रिसर्च पढ़ी, तो उसमें ऐसा सुनने को मिलता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम चेस्ट पे इंक्लाइन वेरिएशन करते हैं तो हमारे अपर बैक का या क्लेविकुलर हेड का एक्टिवेशन इतने परसेंट ज्यादा है। या अगर हम कोई पुल डाउन वाली मूवमेंट करते हैं तो हमारे लेट्स का एक्टिवेशन ज्यादा है। रोइंग वाली मूवमेंट करते हैं तो हमारे अपर बैक का एक्टिवेशन ज्यादा है, ट्रैप्स का एक्टिवेशन ज्यादा है। अब गलती ये हो जाती है कि हमने जो सुन लिया, हमें लगता है कि अगर हमें अपर चेस्ट बनानी है तो हमें इंक्लाइन करनी है, हमें ये वाली भी इंक्लाइन करनी है डंबल वाली, हमें बारबल भी करनी है और हमें लेट्स की ये वाली मूवमेंट भी करनी है, लेट्स को उस एंगल से ही मारना है। पर अगर आप ध्यान से रुक के एक बार सोचें तो रिसर्च में जो पाया गया कि इतना परसेंट वो मसल ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब अगर हम चेस्ट लगा रहे हैं, अगर हमारे पास सिर्फ फ्लैट प्रेस भी है और अगर हम फ्लैट बेंच पे चाहे डंबल या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारी पूरी चेस्ट को एक्टिवेट कर रहा है। बशर्ते अगर हम इंक्लाइन पे करेंगे तो हमारा क्लेविकुलर हेड कुछ परसेंट ज्यादा एक्टिवेट होगा। सेम अगर हम बैक में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी पुल डाउन वाली मूवमेंट में लेट्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे और जो रोइंग वाली मूवमेंट है उसमें लेट्स थोड़ा कम होंगे, अपर बैक थोड़ा ज्यादा होगी, ट्रैप्स थोड़े ज्यादा होंगे। अगर आप देखें तो पूरी बैक ट्रेन हो रही है, पूरी चेस्ट ट्रेन हो रही है। पर यही समझ ना पाने की वजह से या सुन लेने की वजह से, पूरी जानकारी न होने की वजह से हम अलग अलग मूवमेंट्स को अपने शेड्यूल में जोड़ते जाते हैं बस। और ऐसे करके हमारा सारा ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो भी बिगड़ जाता है। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल कर देता हूँ एक एग्जांपल से। अगर आप लोग कैलिस्थेनिक्स के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो तो आप सर्च कर लेना कि जो लोग कैलिस्थेनिक्स एथलीट होते हैं, यानी कि उनके पास कोई मशीन नहीं है, वो किसी जिम में एक्सरसाइज नहीं करते, वो सिर्फ बार पे या जो भी बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर सकते हैं वो सिर्फ वही एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप देखें तो उनमें भी इतने अच्छे अच्छे एथलीट हैं, उनकी इतनी अच्छी अच्छी फिजिक है। जैसा मैं भी अगर सोचूं तो सपना ही हो सकता है कि ऐसी फिजिक बिल्ड करना। उनके पास कोई वेरिएशन है, ऐसे उनके पास कोई मशीन्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ हर तरीके से अपनी ट्रेनिंग को टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उसी मूवमेंट को ओवरलोड कर सके। और ओवर द इयर्स आप देखेंगे कितना अच्छा मसल डेवलपमेंट हो जाता है। बट इतनी बेसिक सी चीज भी हम ना समझ के हम अलग अलग मशीनों में उलझे रहते हैं। आपका और मेरा ब्रेन जानता है कि अलग अलग ये मशीन्स है, हमारी जो मसल है उसे स्ट्रेस पता है, वो उसी के सिग्नल के थ्रू काम करती है, वो ऐसे काम नहीं करती कि हर एक मशीन से अलग अलग रिजल्ट मिलता है। अब दिक्कत ये होती है कि हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं। हमें लगता है कि कोई अगर तगड़ा बंदा है ये मशीन कर रहा है, या उसने बोल दिया या किसी ने बोल दिया या किसी रिसर्च से सुन लिया, तो वो सारी चीजें हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करते जाते हैं। और ये इश्यू निकल के आता है कि जब हम बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे ट्रेन करते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है चैनल पे, आप उसे भी जरूर देखें। इसमें मैंने लेस एक्सरसाइज मोर ग्रोथ करके थंबनेल लगाया हुआ है। तो उसमें भी मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, भाई आपने लेग्स के 20-25 सेट बता दिए, 30 सेट बता दिए, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। पहली बात तो ये कि उन लोगों को अभी थोड़ा प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है। और जो दूसरी बात है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी लेग्स आपकी 50% बॉडी है और बाकी 50% बॉडी ऊपर है। अब आप ध्यान से सोचो कि आप अपनी ऊपर वाली 50% बॉडी के लिए कितने सेट्स लगाते हैं, कितने दिन देते हैं, कितनी एक्सरसाइज लगाते हैं, और आप अपनी लेग्स के लिए कितना टाइम देना चाहते हैं। आप बॉडी को हम इतना ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेन करना चाह रहे हैं, इतना ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं, और बाकी आप बॉडी पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे, या हमें वो एक्सरसाइज ज्यादा लग रही है क्योंकि हम उसे एक मसल ग्रुप मान रहे हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग मसल ग्रुप हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हैं। और दिक्कत कहाँ होती है कि जो लेग्स है वो बहुत बड़ा मसल है, तो जो उसका बहुत ज्यादा रेंज ऑफ मोशन है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रीदिंग बहुत हैवी हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा
हमें ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है और कार्डियोवास्कुलर अगर हमारी कैपेसिटी अच्छी नहीं तो हम बढ़िया से ट्रेन भी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से लोगों को वो हेक्टिक लगता है, और जो बाकी बॉडी होती है वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि अपर बॉडी पे वो उससे 3 गुना वॉल्यूम कर रहे हैं और लोअर बॉडी पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। तो आपको ये चीजें भी समझनी जरूरी है। हर एक एक्सरसाइज लगभग 90% सेम मसल को एक्टिवेट करती है। किसी रीजन में थोड़ा कम करती है फाइबर्स को, किसी रीजन में थोड़ा ज्यादा करती है। अब यहीं से अगला एस्पेक्ट निकल के आता है प्रोग्रामिंग का, कि अगर आपको एक फिजिक बनानी है या आपको फिजिक बना के रखनी है लाइफ टाइम, अगर आप 3-4 महीने के लिए कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो का कोई फायदा नहीं है और आप जो मर्जी कर सकते हैं। बट मैं मानता हूँ खुद को कि मैं लाइफ टाइम फिजिक बना के रखना चाहता हूँ या प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी करना चाहते हैं, तो यही प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट आता है कि जो एक्सरसाइज आप अभी लगा रहे हैं वो एक्सरसाइज आप थ्रू आउट द लाइफ तो लगाते नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज चेंज करेंगे, तो जब आप 4 से 6 महीने में कुछ एक्सरसाइज चेंज करेंगे तो वो अलग स्पेसिफिक रीजन को थोड़ा ज्यादा टारगेट करेगा। फिर कुछ एक्सरसाइज चेंज करेंगे तो फिर वो कुछ स्पेसिफिक रीजन को ज्यादा टारगेट करेगा। तो इसका मतलब है धीरे धीरे करके बाकी एरियाज भी ग्रो होने लगेंगे, क्योंकि जब हम, मैंने आपको बताया कि हम वेरिएशन थोड़ा चेंज करते हैं तो अलग अलग मसल फाइबर का एक्टिवेशन चेंज हो जाता है। बस यही प्रोग्रामिंग में चेंज होता है और कुछ नहीं होता। तो जो वेरिएशन भी निकल के आए हैं वो यहीं से निकल के आए हैं। बट उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्योंकि जो मशीन्स बनाने वालों का बिजनेस है, उनका काम है कि बढ़िया मशीन्स बिल्ड करना, बहुत सारी मशीन बिल्ड करना ताकि लोग बहुत सारी मशीन खरीद सकें। पर आपको इसमें नहीं उलझना है। अगर आप ध्यान से देखें तो लोग पहले भी अच्छी फिजिक बिल्ड कर रहे थे, लोग अभी भी अच्छी फिजिक बिल्ड कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि लोगों को शॉर्ट टर्म पे बहुत ज्यादा फोकस होता है और लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट धीरे धीरे करके काम करता है, यानी कि आप वेरिएशन चेंज करते रहेंगे, अलग अलग मसल ग्रुप टारगेट होते रहेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि अच्छी फिजिक बिल्ड करने में कुछ साल लग जाते हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल जो ग्रोथ मिलती है उसमें टाइम लगता है। आप सभी कुछ शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। ये कारण होता है कि आप किसी भी ऐसे बंदे से पूछेंगे जो इस लाइन में बहुत पहले से, तो आपको यही कहेगा कि आपको अच्छी फिजिक बिल्ड करने के लिए, अब आपके जेनेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप थोड़ा पहले कर सकते हैं, थोड़े से गड़बड़ है तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। थोड़ा कम ग्रोथ मिल सकती है, थोड़ा ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। अभी आपकी जेनेटिक्स और आपकी प्रोग्रामिंग दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं ये रास्ता बहुत लंबे समय से चल के आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सिर्फ एक फैक्टर को नहीं कह सकते कि जेनेटिक्स ही गड़बड़ है या फिर प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ है। दोनों चीजों का अपनी अपनी जगह रोल होता है। तो अब मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताता हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज सिलेक्शन के वक्त। सबसे पहला पॉइंट, कि आपको 3 से 4 एक्सरसाइज से ज्यादा किसी भी बॉडी पार्ट के लिए ऐड नहीं करनी है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम बैक लगाते हैं तो 2 कोई रोइंग की मूवमेंट होगी और 2 कोई पुल डाउन की मूवमेंट होगी। और चेस्ट के लिए 2 कोई प्रेसिंग की मूवमेंट होगी और 1 से 2 कोई फ्लाई की मूवमेंट होगी, आइसोलेशन यानी कि पेग डेक हो गई या क्रॉसओवर होगी। और सेम बाइसेप्स में कि 2 से 3 मूवमेंट होगी, ट्राइसेप्स से तो भी 2 से 3 मूवमेंट होगी। आप चाहें तो 4 कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इन पे 3 तक ही रहे। तो सेम, अब जैसे थाई बड़ा मसल ग्रुप है तो आप उसमें 3 से 4 वेरिएशन, क्योंकि एडक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं, एक्सटेंशन वाली पोजीशन ट्रेन करनी है, कोई स्क्वाट वाली पोजीशन है, तो आप इसमें क्वाड के लिए 3 से 4 एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग है तो 2 एक्सरसाइज, क्योंकि उससे ज्यादा वेरिएशन में ट्रेन नहीं करा जा सकता। ग्लूट्स को ट्रेन करना है तो वो हैमस्ट्रिंग के साथ ही बहुत अच्छे से हो सकते हैं। तो आपको किसी बॉडी पार्ट में 3 से 4 एक्सरसाइज से ज्यादा, जो मेरी रिकमेंडेशन है, ना लगाएं। आप जो भी मूवमेंट अभी 3 से 4 परफॉर्म कर रहे हैं उनको 4 से 6 महीने में 1 से 2 एक्सरसाइजेस को रोटेट कर दीजिए, और उसके थ्रू आप फिर एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं अपने अलग अलग मसल के रीजन में। अब जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मूवमेंट पैटर्न है वो बिल्कुल सेम पाथ जैसे नहीं होनी चाहिए। कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आप बारबल कर्ल लगा रहे हैं, फिर आप केबल कर्ल लगा रहे हैं, डंबल कर्ल लगा रहे हैं, आप सेम ही सेशन में स्मिथ स्क्वाट भी लगा रहे हैं, बैक स्क्वाट भी लगा रहे हैं, बेल्ट स्क्वाट भी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं करनी है कि आप इंक्लाइन पे बारबल भी लगा रहे हैं, इंक्लाइन पे डंबल भी लगा रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसमें थोड़े से वेरिएशन होने चाहिए। आप ऐसे करके कर सकते हैं कि आप इंक्लाइन जो लगा रहे हैं वो बारबल पे लगा रहे हैं, और अभी जो फ्लैट है वो डंबल पे लगा रहे हैं। फिर इसके बाद जब आप स्विच करें तो फ्लैट पे बारबल कर सकते हैं और इंक्लाइन पे डंबल कर सकते हैं। इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं कि आप 4 से 6 महीने में आपने ऐसे करके मूवमेंट को एडजस्ट कर लिया, तो आपका प्रोग्राम भी चेंज हो गया और अलग स्पेसिफिक कुछ रीजन है वो भी टारगेट आपकी मसल का हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है कि आपको सेम एक जैसी मूवमेंट परफॉर्म नहीं करनी है। और जो तीसरा पॉइंट आता है कि आपको एक मूवमेंट ऐसी जरूर रखनी है जो यूनिलेटरल हो, जिसे हम सिंगल लिम्ब से या सिंगल साइड से परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि बाइसेप्स लगाने हैं तो डंबल कर्ल, या फिर अगर चेस्ट लगानी है तो हम डंबल से परफॉर्म कर रहे हो, या हमें अगर लेग्स लगानी है तो सिंगल लेग लेग एक्सटेंशन लगा ली, बुल्गेरियन स्क्वाट लगा ली, या फिर हमने लंजेस लगा ली।
ऐसे करके कोशिश करिए कि हर एक मसल ग्रुप में एक ऐसी मूवमेंट जरूर हो जो यूनिलेटरल हो, क्योंकि ओवर द इयर्स करके धीरे धीरे करके मसल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और क्योंकि हमारी सबकी एक ना एक साइड डोमिनेट होती है, तो हम इस चीज को धीरे धीरे करके मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो हमें एक मूवमेंट तो एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिलेटरल हो। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफली सब कुछ कवर करके बता देता हूँ। अगर आपको कुछ चीज मिस हो गई हो तो आप दोबारा से वीडियो सुन सकते हैं। कि हमारी मसल जो ग्रो करती है वो स्ट्रेस के थ्रू ग्रो करती है। हम कैसे स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, बस वही मशीन्स का या हमारी मूवमेंट्स का जो मेन रीजन है वो वही है। और आपने देखा होगा कैलिस्थेनिक्स वाले भी बहुत अच्छी फिजिक बिल्ड कर लेते हैं कि मसल्स को सिर्फ स्ट्रेस चाहिए ग्रो होने के लिए, और हम उसको कैसे करके इंक्रीज कर सकते हैं। ताकि हम लोग जो रिसर्चेस सुनते हैं कि कोई स्पेसिफिक रीजन का ज्यादा एक्टिवेशन है, तो उसकी वो सर्टेन एरिया को थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, हमें वो मूवमेंट परफॉर्म करनी है। हम कोई भी अगर मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ओवरऑल मसल को टारगेट कर रहा है। और बाकी मैंने 3 आपको ऐसे पॉइंट बता दिए जो कि आपको अपना जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करें तो वो आपको ध्यान रखने हैं, और कैसे कैसे करके आपको अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस करनी है। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।